Hello, student. I hope you all are fine and doing well. And I'm expecting that you all have done first and second chapter of economics. Now, I'm going to explain you the third chapter, and the name of this chapter is Money and Credit. You have probably never thought very much about money. It is just there when you want or need something. You simply collect some money and pay for it. जब आपने कुछ खरीदना होता है तो आप पैसे दे देते हो. That was not always the way things were done. हमेशा ऐसा नहीं होता था. Would you not like to know about how money has come? ये money कैसे introduce हुई? Let we discuss about it. All of us want a good income in our future, जो कि मनी की टर्म में मेजर करेंगे जो भी हम इनकम अर्न करना चाहते हैं. मनी क्या है? एक तरीका जिससे हम मेजर करते हैं हमने कितना अर्न किया, कितना हमने स्पेंड किया, कितना हमने बोरो किया, कितना हमने लेना है, क्या हमने सेव किया, क्या हमने डोनेट किया. ऑल दीज थिंग विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. इकोनॉमिक वेल्थ को अर्न करने के लिए मनी को मैनेज करना भी उतना ज़रूरी है. स्टडिंग अबाउट मनी एंड क्रेडिट एनेबल अस टू मेक वाइज इकोनॉमिक डिसीजन. अगर हम ये मनी एंड क्रेडिट पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, तो हम डिसीजन ले पाएंगे कितना एलोकेट करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या सेविंग्स होंगी और क्या खर्चे होंगे. राइट. तो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर को स्टडी करने का? मनी की डिफरेंट स्टेजेस क्या थी, मनी के फंक्शंस क्या हैं, आज के टाइम पे मॉडर्न मनी की फॉर्म्स क्या हैं अलग अलग, बैंक के बेसिक फंक्शंस, क्रेडिट टर्म्स एंड उनका क्रेडिट का रोल हमारी लाइफ में क्या है, क्रेडिट का सोर्स क्या है और उसकी क्रिटिकल एनालिसिस. एंड द लास्ट टॉपिक सेल्फ हेल्प ग्रुप, दैट इज SHGs. सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या रोल प्ले करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मनी कैसे इवॉल्व हुआ इन प्रिमिटिव एज, यानी कि स्टार्टिंग में जब लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरतें नहीं होती थी तो लोग क्या करते थे, कुछ ज़रूरी चीज़ें इकट्ठा कर लेते थे, जैसे कि खाने के लिए फूड, एनिमल्स के स्किन, या पहनने के लिए प्लांट्स टू वेयर एक्सेट्रा. देयर वाज नो नीड ऑफ एक्सचेंज एंड मनी. मनी की पहले ज़रूरत होती नहीं थी एक्सचेंज करने के लिए. राइट. इमर्जेंस ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप करती गई, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई. People who were expert in producing some goods started taking it as a profession. जो चीज़ें बनाने में, प्रोड्यूस करने में एक्सपर्ट थे, उन्होंने इसको कमर्शलाइज कर लिया, प्रोफेशन में ले लिया. They started collecting other goods that they need from other producer in exchange of goods produced by them. जो अदर प्रोड्यूसर ने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं वो मेरी ज़रूरत है. राइट. और मैं जो प्रोड्यूस कर रही हूँ वो अगले को, दूसरे पर्सन को चाहिए. राइट. तो हम क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन मेकिंग स्टोन टूल्स गिव्स द टूल्स टू द हंटर एंड गेट्स मीट अगेंस्ट द टूल्स. एक पर्सन ने टूल्स बनाए, वो टूल्स हंटर को दे देगा और हंटर उसके बदले में मीट दे देगा. इस तरह से बार्टर सिस्टम डेवलप हो गया. राइट. What is the meaning of barter system now? The system of direct exchange in which commodities are exchanged for some other commodities. एक पर्सन के पास जो सरप्लस है वो दूसरे पर्सन की नीड है, और सिमिलरली अगले पर्सन, दूसरे पर्सन के पास जो सरप्लस है वो फर्स्ट पर्सन की नीड हो, तो वो कमोडिटीज़ के बदले में कमोडिटीज़ जब एक्सचेंज होती हैं तो दैट वाज द बार्टर सिस्टम. मेन फीचर्स क्या है बार्टर सिस्टम के? इट इज़ द ओल्डेस्ट एक्सचेंज सिस्टम. पुराने टाइम पे इस तरह से एक्सचेंज किया जाता था. गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली. देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. वैल्यू को मेजर करने के लिए कोई कॉमन यूनिट नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल, हाथी के बदले घोड़े दे दिए जाते थे, या 10 किलो चावलों के बदले में 50 किलो चीनी दे दी जाती थी. यानी कि मेजरमेंट के लिए कोई कॉमन यूनिट नहीं थी. अब हम अगर चीनी बाई करनी है, चावल बाई करने हैं, तो हम उसको क्वांटिटी किलोग्राम्स में मेजर करते थे. बट उस टाइम पे ऐसा कोई कॉमन यूनिट वैल्यू मेजर करने का नहीं था. नो मनी और अदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज वॉज यूज्ड. बदले में मनी को यूज़ नहीं किया जाता था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज कर लिए जाते थे. सबसे बड़ा मेन फीचर क्या है? डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंस ऑफ बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स. मतलब एक पर्सन के पास जो सरप्लस है वो दूसरे पर्सन की नीड हो, ऑन द सेम टाइम दूसरे पर्सन के पास जो सरप्लस है वो पहले पर्सन की नीड हो, तभी बार्टर सिस्टम पॉसिबल हो पाएगा. यानी कि कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ज़रूरतों का कोइंसिडेंस सेम सिचुएशन पे. इसके एडवांटेजेस क्या थे? इट इज़ डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम एंड देयरफॉर नीड्स कुड बी सेटिस्फाइड इमीडिएटली. हमारी ज़रूरतें उसी टाइम पूरी हो जाएंगी. डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम है. नो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड. बदले में हमें कुछ और नहीं देना,
Low transaction time is required which helps people to avoid risk of change in value over time. ट्रांजैक्शन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जिससे उसकी वैल्यू चेंज ना हो जाए, इस तरह का कोई रिस्क नहीं रहता। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस इसकी ज़्यादा थी। नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, अब पहले मुझे वो पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वो सामान हो जो मेरी ज़रूरत है और बदले में मेरे पास जो सरप्लस है वो उसकी ज़रूरत हो। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम का, नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बड़ी दूर दूर तक ऐसे लोग ढूंढने पड़ते थे जिनके पास चावल हो और उसको चीनी की ज़रूरत हो और मेरे पास चीनी है, यानी कि मेरी ज़रूरत उसकी नीड हो और उसके पास जो सरप्लस है वो मेरी नीड हो। लैक ऑफ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, अब वैल्यू को कैसे मेजर किया जाए, कितनी क्वांटिटी और उसके बदले में घोड़े या हाथी दे दिए जाते थे, तो मेजरमेंट का कोई कॉमन यूनिट नहीं था। डिवाइड करने की भी प्रॉब्लम थी, वैल्यू को स्टोर करके रखना। अब नोट्स है, करेंसी है, उसको हम बैंक में भी डिपॉजिट करा लेते हैं, अलमीरा में भी स्टोर कर लेते हैं, लेकिन आप घोड़े, हाथी, चावल, चीनी, इसकी फॉर्म में वेल्थ को स्टोर करके रखोगे तो उसको मेंटेनेंस में भी मैनेज करना दिक्कत आएगी। डेफर्ड पेमेंट वॉज नॉट पॉसिबल। डेफर्ड का मतलब होता है स्लो पेमेंट, जैसे लोन की इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होती हैं, तो उस तरह की जो ट्रांजेक्शन है वो भी इसमें पॉसिबल नहीं हो पाती। देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, प्रॉब्लम ऑफ रामविलास। वो एक पोर्टर था जो पोर्ट्स बनाता था एंड वांटेड टू एक्सचेंज हिज पोर्ट्स फॉर सम क्लोथ्स, अपने पोर्ट्स देके उसको कुछ कपड़े चाहिए थे। ही विजिटेड ऑल नियर बाय क्लोथ मार्क मेकर्स, आसपास जितने भी कपड़ा बनाने वाले थे उसके पास गया, पर नो ऑफ देम रेडी टू गिव द क्लोथ्स इन एक्सचेंज ऑफ हिज पोर्ट्स। कपड़े तो वो दे देते लेकिन उसके बदले में दूसरे पर्सन को पोर्ट नहीं चाहिए। दे वॉन्ट समथिंग डिफरेंट अगेंस्ट देयर क्लोथ्स, वो कपड़ा देने के बदले कुछ और सामान चाहते थे। To practice barters, there must be double coincidence of wants. Let's discuss the meaning of money. Anything which is used as medium of exchange, store of value, measure of value, and standard of deferred payments that will be considered as money. अगर हमने कोई चीज़ खरीदनी है उसके बदले में मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये वैल्यू को स्टोर करता है, वैल्यू को मेजर भी करता है, और अगर हमने लोन इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में धीरे धीरे पेमेंट करनी है तो ये डेफर्ड पेमेंट्स का भी एक सिस्टम माना गया है मनी। मनी कैन बी एनीथिंग, हैज़ परचेजिंग पावर, उससे हम चीज़ें खरीद सकते हैं, बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं, वैल्यू को मेजर कर सकते हैं और वैल्यू ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, राइट। फ्यूचर यूज़ के लिए हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। डेफर्ड पेमेंट मैंने पहले भी बताया, इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में पेमेंट जब हमने करनी हो, लाइक अगर मैंने किसी के 1 लाख रुपीज़ देने हैं तो 20,000 अब दे दिए, 20,000 फिर 3-4 मंथ्स बाद दे दिए, 20,000 फिर 3-4 मंथ्स बाद दे दिए, तो ये यहाँ पे मनी की हेल्प से ये पॉसिबल हो सकता है। मनी इन इंडिया, the coins and paper currency of पैसे and rupee are generally accepted as medium of exchange or money in India. हमारी कंट्री में coins और paper currency, पैसे एंड रुपी की फॉर्म में इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया जाता है हमारी कंट्री में। पेपर करेंसी नोट एंड मेटालिक कॉइन्स फॉर अ डिनोमिनेशन ऑफ ₹2 एंड अबव आर इशूड बाय RBI इन परमिशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री की परमिशन के अकॉर्डिंग RBI के पास राइट है कि वो ₹2 या उससे ज़्यादा वाले जितने भी मेटालिक कॉइन्स या पेपर नोट हैं उसको इशू करता है। एट प्रेजेंट इट इशूज़ coins and note of ₹2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 and 2000। ये सारे coins and notes ये RBI इशू करता है ना। यू विल बी थिंकिंग ₹1 के नोट का, राइट, तो ₹1 का जो कॉइन है, ₹1 and its subsidiaries are issued by Ministry of Finance. It issues coins of ₹1 and ₹1 and 50 पैसा। ₹1 and 50 पैसा जो coins हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है, RBI इशू नहीं करता। नेक्स्ट, अनदर नेम्स ऑफ मॉडर्न करेंसी, सिम्बोलिक और टोकन मनी। As the currency notes and coins have no or very less intrinsic value, यानी कि जो नोट्स और कॉइन्स हैं उसकी पेपर वैल्यू या कमोडिटी वैल्यू बहुत कम है, लेकिन वो जो वैल्यू उसके ऊपर एम्बोस्ड है, इनग्रेव्ड है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो ₹2000 का जो नोट है
उस नोट को बनाने के लिए जो कमोडिटी वैल्यू है वो 3 या 4 रुपये होगी, लेकिन उसके ऊपर जो मॉनेटरी वैल्यू लिखी हुई है वो 2000 है, यानी कि करेंसी हैव नो और वेरी लेस इंट्रिंसिक वैल्यू बट रिप्रेजेंट हायर वैल्यू, वो ज़्यादा वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, तो दैट इज टोकन मनी। नेक्स्ट है लीगल टेंडर मनी। द रूपी नोट्स एंड कॉइन्स इन इंडिया आर कॉल्ड लीगल टेंडर मनी बिकॉज जो अथॉरिटी है हमारी कंट्री की उसने रूपी नोट्स एंड कॉइन्स अलाउ किए हुए हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड लीगल टेंडर मनी। नो वन कैन लीगली रिफ्यूज एनी पेमेंट मेड थ्रू दीज। अगर रुपीज़ एंड कॉइन्स की फॉर्म में कोई पेमेंट करता है तो उसको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता, एज लीगली एक्सेप्टेबल है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लीगल टेंडर मनी। Let's discuss the meaning of bank. It is a financial institution who deals with money and credit as its regular course of business. ये ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मनी के साथ डील करता है और रेगुलर कोर्स में क्रेडिट प्रोवाइड करता है। जो डिपॉजिटर्स हैं वो अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं और बोरोवर्स जिनको पैसों की ज़रूरत है उनको लोन ग्रांट किया जाता है बैंक के थ्रू। बैंक के फंक्शन क्या है? वो पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, पब्लिक को लोन ग्रांट करता है और जो कस्टमर्स के वैल्यूएबल्स हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, यानी कि हम अपने कॉस्टली चीज़ें, ऑर्नामेंट्स, डॉक्यूमेंट्स बैंक में लॉकर में डिपॉजिट करवा देते हैं और बैंक उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, वैल्यूएबल्स को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर कस्टमर। एक पर्सन दूसरे पर्सन को फंड्स ट्रांसफ़र कर सकता है बैंक के थ्रू। कस्टमर पेमेंट एक्सेप्ट करता है, कस्टमर के बिहाफ पे हम पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, इंश्योरेंस पे कर सकते हैं, ये सारे फंक्शंस बैंक परफॉर्म करता है। लेट्स डिस्कस द मीनिंग ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट, that another name is loan, refers to an agreement in which lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment. एक अग्रीमेंट जिसमें लेंडर सप्लाई करता है बोरोवर को मनी और उसके बदले में प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में वो पैसा रिटर्न कर देगा, दैट इज क्रेडिट। क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए या मनी बोरो करने के लिए क्या क्या टर्म्स जरूरी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जैसे मैंने अगर लोन लेना है 5 लाख रुपीज़ का, तो उसके बदले में मुझे सिक्योरिटी में उतनी अमाउंट की कोई एसेट सिक्योरिटी पे रखनी पड़ेगी। अप्रॉक्स उस अमाउंट का कोई एसेट या गोल्ड या घर के डॉक्यूमेंट्स हमें मॉर्गेज करने पड़ेंगे, सिक्योरिटी पे रखने पड़ेंगे। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की भी ज़रूरत होती है। टर्म ऑफ लोन, लोन कितने सालों का है, कितने ईयर्स का है, 2 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का। रीपेमेंट किस तरह से होगी, कितनी अमाउंट रीपे की जाएगी, कितने टाइम पीरियड के बाद, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज किया जाएगा क्रेडिट प्रोवाइड करने के बदले में। ये सारी टर्म्स पहले से ही डिसाइडेड होती हैं जब भी लोन दिया जाता है या क्रेडिट ऑफर किया जाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट फॉर फार्मर्स इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनके लिए क्रेडिट की क्या इंपॉर्टेंस है? लेट्स डिस्कस फर्स्ट पॉइंट हियर। फार्मर्स को सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स बाय करने के लिए, पेस्टिसाइड्स बाय करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पे करने के लिए और इक्विपमेंट्स को बाय करने के लिए, इन सारी चीज़ों को के ऊपर अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए उनको लोन की ज़रूरत रहती है। देयर इज़ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 to 4 months बिटवीन टाइम व्हेन द फार्मर्स बाय दीज इनपुट्स एंड व्हेन दे सेल द क्रॉप। जब फार्मर्स सीड सो करते हैं और जब तक फसल पूरी तरह पक नहीं जाती और हार्वेस्टिंग करते हैं, इसके बीच में बहुत सारा टाइम पीरियड होता है और इस टाइम पीरियड के बीच में फार्मर्स ने सीड भी बाय करने हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इलेक्ट्रिसिटी, इक्विपमेंट्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर पैसा लगाना होता है। फार्मर हैज़ टू बाय दीज इनपुट्स, और जब फार्मर ने फसल को बेचना है, क्रॉप को सेल करना है, इसके बीच में बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड होता है, राइट। तो फार्मर्स यूजुअली टेक दीज क्रॉप्स लोन एट द बिगिनिंग ऑफ सीज़न शुरू होने के टाइम पे वो क्रॉप लोन लेते हैं और जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, क्रॉप सेल करते हैं, तो वहाँ से जो पैसा रिकवर होता है, मनी आती है, उससे वो लोन की रीपेमेंट करते हैं। Here we have categorized credit into 2 parts. One is formal sources, another is informal sources. Let me clear first of all about the formal sources to all of you. Commercial banks, cooperative societies and regional rural banks constitute the formal sector of credit. ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी और रीजनल रूरल बैंक्स, ये फॉर्मल सोर्सेज में आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सारी
फंक्शनिंग को, इनकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है फॉर्मल सोर्सेज लोन को प्रोवाइड करने में। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है। दे फॉलो सम वेल डिफाइंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स दैट आर बेसिकली गाइडेड बाय इंस्ट्रक्टेड बाय RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाए हैं, वेल डिफाइन किए हुए हैं, सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वो फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट हमारा है इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। द इनफॉर्मल लेंडर्स में क्या आता है? मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ये फॉर्मल में नहीं आते, ये इनफॉर्मल में आते हैं। देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन, इनके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी हुई जो इनको सुपरवाइज करे, और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा हाई होता है, और ना ही इनके लिए कोई रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। दैट कम्स अंडर इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट, अर्बन एरिया में क्रेडिट कैसे का क्या क्राइटेरिया है, क्या सिनेरियो है? पुअर टेक्स 85% क्रेडिट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। जो पुअर पीपल हैं वो 85% तक अपना क्रेडिट इनफॉर्मल सोर्सेज यानी कि फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या मनी लेंडर से इकट्ठा करते हैं, और जबकि 18% ही अपना फाइनेंस का जो अमाउंट है वो बैंक्स या फॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं। रिच टेक्स मोर देन 90% ऑफ लोन फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज। जो रिचर सेक्शन है वो अपना लोन फॉर्मल सोर्सेज से इकट्ठा करते हैं। सो फॉर्मल सोर्सेज मोस्टली सर्व रिच पीपल, वो रिच पीपल को ही सर्व कर पाता है फॉर्मल सोर्स। क्रेडिट रूरल एरिया में इसका क्या सिनेरियो है? मनी लेंडर से 30% तक लिया जाता है, और भी बहुत सारे इनफॉर्मल सोर्सेज हैं वहाँ से 18% तक, कोऑपरेटिव सोसाइटी से 27% तक, और बाकी 52% बैंक्स की हेल्प से क्रेडिट रेज किया जाता है रूरल एरिया में। वाई आर द बैंक्स नॉट एडवांसिंग लोन टू द पुअर पीपल? वो पुअर पीपल को लोन क्यों नहीं एडवांस करते? पुअर पीपल डू नॉट हैव एनीथिंग टू ऑफर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। मैंने आपको बताया लोन लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ मोर्टगेज करना पड़ता है, कुछ गिरवी पे रखना पड़ता है कोलेट्रल सिक्योरिटी। जैसे 5 लाख रुपीज़ का लोन लेना है तो 5 लाख अप्रोक्स अमाउंट की उनको अपना घर या कोई अपने एसेट्स को मोर्टगेज करना पड़ता है। तो पुअर पीपल के पास कोलेट्रल देने के लिए कुछ नहीं है, कोलेट्रल ऑफर करने के लिए पुअर पीपल के पास कुछ नहीं है, तो इसलिए वो बैंक से लोन नहीं ले पाते। बैंक्स आर नॉट अवेलेबल इन मैनी रूरल एरियाज। कुछ रूरल एरियाज तो ऐसे हैं वहाँ पे बैंक से अवेलेबल नहीं है। बैंक्स डू नॉट कंसीडर पुअर पीपल एज क्रेडिट वर्दी। बैंक्स को पुअर पीपल के क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। पुअर एंड इग्नोरेंट पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस द नीडेड डॉक्यूमेंट्स। जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे इकट्ठा ही नहीं कर पाते वो पुअर पीपल। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप। बहुत सारे विलेज एरिया में, रूरल एरिया में कुछ लोग मिलके सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेते हैं। इस ग्रुप के क्या क्या फीचर्स हैं हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज़ 15 to 20 मेंबर्स, मोस्टली वुमेन ऑफ अ नेबरहुड, आस पड़ोस की जो वुमेन है। ईच मेंबर कॉन्ट्रीब्यूट सम मनी। हर मेंबर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करता है, कंट्रीब्यूट करता है। मेंबर्स कैन गेट स्मॉल अमाउंट एज लोन फ्रॉम द ग्रुप। और उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स, अगर उसमें से किसी मेंबर को लोन की फॉर्म में पैसा चाहिए तो वो ग्रुप उस पर्सन की लोन रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने थोड़ी थोड़ी मनी जो कंट्रीब्यूट की होती है, जो अमाउंट कलेक्ट हो जाती है, और उस ग्रुप के किसी एक मेंबर को अगर ज़रूरत होती है तो वो लोन की फॉर्म में ले लेता है, राइट। और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम चार्ज किया जाता है, और वो मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं। 2 साल के बाद ये ग्रुप को बैंक से भी लोन ईजीली मिल जाता है। आफ्टर 2 years ग्रुप कैन गेट लोन फ्रॉम बैंक एज वेल। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? मेंबर को लोन बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाता है। इस तरह से ग्रुप के सारे मेंबर्स एनकरेज हो जाते हैं, वो अपने आप को एम्प्लॉय भी कर लेते हैं किसी काम धंधे में, राइट। मेंबर्स आपस में डिस्कस कर लेते हैं जो भी सोसाइटी में सोशल इश्यूज़ हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है या न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। बैंक विल गिव लोन्स टू स्मॉल हेल्प ग्रुप विदाउट एनी कोलेट्रल। कुछ गिरवी पे रखे बिना बैंक इन ग्रुप्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन भी दे देता है, राइट। From this topic, the chapter has been finished. All are requested to revise this chapter, listen to the video, and solve the worksheet attached with this video. And moreover, I have added some brief notes as well as NCERT book. Please revise it. Stay home, stay safe. Thank you.